कहाँ से ज्यादा स्वागत करा? क्या कर रहे हैं यार? तो छोड़ दो यार, छोड़ दे यार, अब तो छोड़ दो यार, छोड़ दो यार। क्या कर रहे हैं यार? ये माइक नीचे कर दो। नहीं मत करे करो बीच में यार। हो गया सबका आरंभ। हाँ भैया, आप सब लोगों का स्वागत है और शनिवार से के दिन दिवाली से पहले के शनिवार में आप सब लोगों को और जल्दी सुबह यहाँ पर आमंत्रित किया है, लेकिन कुछ ऐसे गंभीर विषय होते हैं जिसपे मैं ये समझता हूं कि हम लोगों को जितना विलंब करें उतना नुकसान होता है, क्योंकि लोगों को सूचना सही नहीं पहुंच पाती। कल सारा दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भारत सरकार के द्वारा दिए गए एफिडेविट हैं, इसकी चर्चा होती रही। काला धन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ना केवल इसलिए कि हमारे देश का बहुत बड़ा धन, देश का धन ब्लैक मनी के रूप में जाना जाता है, रखा जाता है, जिसकी वजह से शायद जनता की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। समय समय पे अलग अलग सरकारों ने इसको लोगों के लिए वापस निकालने के प्रयास भी करे, लेकिन अगर पिछले 10 वर्षों में और खास तौर के ऊपर पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से इसका राजनीतिक इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने, बाबा रामदेव, उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं ने राजनीतिक इस्तेमाल जिस तरीके से किया है, शायद वह अप्रत्याशित है आज तक के इतिहास में। इस प्रकार का राजनीतिक इस्तेमाल कभी भी नहीं हुआ होगा जैसे कि पिछले 5 वर्षों में किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से जिसका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, जिसके बारे में लोगों को अलग अलग भ्रांतियां, अलग अलग वायदे करे गए, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार की ओर से दिया गया, वो एफिडेविट लोगों के सभी सपने जो 5 वर्ष में इन्होंने दिखाए हैं, शायद उन सभी सपनों को वो चूर चूर करता है। वो एफिडेविट के बारे में मैं चर्चा करूंगा, उस एफिडेविट की भी प्रति हम लोगों के पास में। लेकिन उससे पहले हमारे अंग्रेजी के पत्रकार हमेशा ये कहते हैं कि कुछ अंग्रेजी में बोले, तो मैं कुछ अंग्रेजी में पढ़ करके कुछ अंग्रेजी में भी कुछ मैं कहना चाहूंगा। The government's argument that it can reveal the names to the Supreme Court but not to the public due to double taxation is baseless. About ₹21,00,000 crores had been deposited in Swiss banks. Any reluctance in declaring the names of Swiss bank account holders will simply raise doubts about the integrity of the people at the helm. What is the problem and reluctance in revealing the names? Why this dogged refusal to reveal the names of those who have accounts abroad? The country has a right to know and expects the name to be made public. The government has a lot to hide, and that is why they said that it won't be in public interest to reveal the names of those who have foreign bank accounts. This is what they told the Supreme Court. What is the public interest in hiding these names? Instead of trying to suppress facts, the government should publicize the names, particularly after the WikiLeaks reports on the matter. Government should, without any hesitation, make public names of all those who have stashed black money in Swiss bank accounts. The government has consistently failed to bring back Indian black money. At National Security Council today, I asked, why is the Money Laundering Act not being used to track black money abroad? आप समझ गए होंगे कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स ऐसा लगता है कि आज के समय में
हम लोगों की पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये स्टेटमेंट्स, सारे के सारे स्टेटमेंट्स समय समय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा दिए गए और उन नेताओं के द्वारा दिए गए जो भारत सरकार में अभी होम मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, शिपिंग मिनिस्टर हैं, रूरल डेवलपमेंट हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं। ये भारत सरकार की कैबिनेट के सब वरिष्ठ, जितने वरिष्ठ पोर्टफोलियो के मंत्री हो सकते हैं, उन सबके सब लोगों ने स्टेटमेंट्स दिया है। हैरानी की बात यह है कि आज के जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट यह है कि द गवर्नमेंट argument that it can reveal the names to the Supreme Court but not to the public due to double taxation is baseless। ये आज के लॉ मिनिस्टर ने 2011 में 18 जनवरी 2011 को कहा, जब हमारी सरकार ये कहती थी कि हम डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स की वजह से हम ये नाम नहीं बता सकते, तो वो उस वक्त कहते थे, आज के लॉ मिनिस्टर, कि ये सरकार का एलिगेशन या सरकार का बहाना बेसलेस है। जो आज के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो उस वक्त भाजपा के अध्यक्ष थे, वो कहते थे कि एनी रिलक्टेंस इन डिक्लेयरिंग द नेम्स ऑफ अकाउंट होल्डर्स विल सिंपली रेज डाउट्स अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल एट द हेल्म। तो अब हम इनसे पूछना चाहते हैं कि गडकरी साहब, अब टेबल पे कुर्सियां इधर की उधर और उधर की इधर हो गई हैं, तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके लॉ मिनिस्टर से जानना चाहते हैं, आपके प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं, जो कहते थे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सहारे सारा का सारा पैसा वापस क्यों नहीं आ सकता, लाज ले लिया जाएगा। आपके जो आज गृह मंत्री हैं, वो ये कहते थे कि 100 दिन के अंदर अंदर हम ये सारा का सारा पैसा वापस ले आएंगे। आपके प्रधानमंत्री ये कहते थे कि ये सारा पैसा वापस आ जाएगा और 15-15 लाख रुपया हर एक व्यक्ति के नाम के ऊपर हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान में आ जाएगा। तो आज मैं अपने 15 लाख रुपए आपसे मांग रहा हूं, मैं आप सब लोगों के 15 लाख रुपए आप लोगों के अकाउंट में डालने की मांग कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 100 दिन पूरे हो गए। आपके गृह मंत्री उस वक्त जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो कहते थे कि 100 दिन में सारे के सारे पैसे वापस आ जाएंगे। तो आज देश की जनता आपसे जानना चाहती हो, 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में अभी तक क्यों नहीं आए। अगर अब ये एफिडेविट के ऊपर अगर हम बात करें, ये एफिडेविट कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा लंबा चौड़ा एफिडेविट 39 पेजेस का ये दिया है। मैं इसमें से केवल 2 मुख्य बिंदु पढ़कर के आप सब लोगों के बीच में दोहराना चाहता हूं। पेज नंबर 18 पे उन्होंने कहा है कि अंडर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटीज the information can be quoted from the court files or decisions, but no directions can be given to the government to disclose all documents or information received। तो लॉ मिनिस्टर साहब, जो आप ही की सरकार ने एफिडेविट, ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में कल दिया है, आपका लॉ मिनिस्टर साहब, कांग्रेस पार्टी आपसे जानना चाहती है कि वकील साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, आपकी कानून की व्याख्या, जब आप लॉ मिनिस्टर होते हैं तो दूसरी होती है, आपके कानून की व्याख्या जब आप अपोजिशन के लीडर होते हैं, लोगों को गुमराह करना होता है, तो आपके कानून की व्याख्या दूसरी होती है। तो आज देश की जनता आपसे पूछना चाहती है, आपकी सरकार से पूछना चाहती है कि देश की जनता को गुमराह केवल वोटों की राजनीति के लिए क्यों किया गया। देश की जनता आपसे ये जानना चाहती है, देश की जनता एक एक व्यक्ति 15 लाख रुपए वापस अपने अकाउंट में, जिस तरीके से आपकी कानून की व्याख्या उस वक्त और अब के में जो फर्क है, उसके बदले में वापस मांगना चाहती है। यही नहीं कि उन्होंने डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट की दुहाई देकर के, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट की बात करके केवल नाम डिस्क्लोज करने से मना किया। मजे की बात यह है कि एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने पेज नंबर 12 में मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। एक तरीके से देश को, सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को के सामने उन्होंने एक तलवार सामने खड़ी कर दी और क्या कहा है, मेनी ऑफ इंडिया पीयर्स रेज कंसर्न्स
whether international standard on maintaining confidentiality has been violated and demanded recommendations and lowering of ratings of India. यानी कि अगर ये डिस्क्लोज कर देंगे तो इंडिया की इंटरनेशनल रेटिंग्स कम हो जाएंगी। ये एफिडेविट के अंदर पेज नंबर 12 में इन्होंने ये भी एक धमकी साथ साथ में दे दी। तो क्या भारत सरकार में बैठे हुए अभी ये वजीर जो मैंने बताया कि होम मिनिस्टर भी, कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी, एनवायरमेंट मिनिस्टर भी, आईएनटी मिनिस्टर भी, आदि से ज्यादा बड़े बड़े ओहदों वाली कैबिनेट के सब लोग अब ये कहते हैं कि भारत की रेटिंग्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लो हो जाएगी अगर हम लोग नाम डिस्क्लोज करेंगे। और पहले यही लोग भारत सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते थे। तो सच्चाई क्या? जब सच्चाई की बात आती है तो कल अरुण जेटली जी ने शाम को एक बयान दिया। मुझे पता नहीं कि ये कितना मीडिया इसको कवर करेगा, लेकिन एक सजग विपक्ष होने के नाते हमको इन सब बातों को जरूर उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वाज एंटर्ड इनटू बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी व्हेन द कांग्रेस पार्टी वाज इन पावर ऑन जून 19, 1995। हो सकता है कि फाइल्स के अंदर, कागजों के अंदर कुछ हो, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। मैं कोई ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, लेकिन मेरे हाथ में 2 डॉक्यूमेंट्स हैं और दोनों अरुण जेटली जी के ही डिपार्टमेंट के सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये स्नैपशॉट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इसके अंदर ईयरली बेसिस के ऊपर जो एग्रीमेंट्स साइन होते हैं, नोटिफिकेशंस होती हैं, कब साइन हुए उसके बारे में पूरा जिक्र होता है। ये पूरा 1995 का ये स्नैपशॉट है। इसके अंदर कहीं पर भी जर्मनी के साथ में एग्रीमेंट का इसमें जिक्र नहीं। इसका जिक्र 1996 के अंदर है और 1996 में इनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ये कागज हैं जिसमें मैं सिर्फ 2 बातें पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। Whereas the aforesaid agreement was brought into force on the 26th day of October 1996. Notification dated 29th November 1996. और इन दोनों समय के ऊपर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी। मैं जेटली जी को यह कहना चाहता हूं। हो सकता है कि कुछ और जानकारी उनके पास में हो, हमारे पास नहीं है, लेकिन जो उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर, उनके अपने वेबसाइट इनकम टैक्स के हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मैंने आज आप सब लोगों के सामने रखा। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण एक और बात, और वो बात ये है कि आज तक के इतिहास में कुल 92 एग्रीमेंट्स आज तक के इतिहास में साइन हुए हैं 92 कंट्रीज के साथ। और 92 जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं 1998 से लेकर के 2004 तक के बीच में 14 एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं, जिस टाइम के ऊपर आज के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी जो कह रहे थे कि ये एग्रीमेंट जर्मनी के साथ में हुआ है, इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं आज आप लोगों को, देश की जनता को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बताना चाहती है कि जो 14 एग्रीमेंट्स, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो 14 एग्रीमेंट्स बीजेपी ने किए थे, जिसके मंत्री या लॉ मिनिस्टर जिस सरकार के अंदर अरुण जेटली जी खुद थे, उन 14 के 14 के अंदर हर एक के अंदर ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट 14 में से नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय पे जो साइन किया गया जिसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज नहीं है। हैरानी की बात सिर्फ यही नहीं है, एक और बात है, वो ये कि इन 6 सालों में 3 देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, 3 देशों के साथ में उसकी अमेंडमेंट्स भी करी गई। एक फ्रांस के साथ, एक नीदरलैंड्स के साथ और तीसरा स्विस कन्फेडरेशन यानी स्विट्जरलैंड के साथ। और तीनों के साथ जो एग्रीमेंट्स की जो अमेंडमेंट्स करी गई, उन एग्रीमेंट्स में कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को नहीं छेड़ा गया जिस टाइम पे अरुण जेटली जी
खुद लॉ मिनिस्टर भी भारत सरकार के अंदर थे, अब वित्त मंत्री। तो आज देश की जनता, कांग्रेस पार्टी इनसे ये जानना चाहती है कि जब आपके समय पे ये DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स अलग अलग देशों के साथ हो रहे थे, जिसमें ऑस्ट्रिया, बेलारूस, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, हैशमाइट, किर्गिज, मोरक्को, नाम्बिया, नेदरलैंड्स, पोर्चुगल, कतर, रशिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड के साथ अमेंडमेंट, ट्रिनिडाड टोबैको, यूक्रेन, इन सब कंट्रीज के साथ में जब आपके सामने हो रहा था, तो उस वक्त कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज क्यों आपने रखा, और उसके बाद में भी आप इस तरीके से पूरे देश भर में घूम घूम करके देश की जनता को क्यों गुमराह करते रहे। आज देश की जनता, कांग्रेस पार्टी आपसे ये जानना चाहती है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में मैंने यहाँ पे आप लोगों को पढ़ करके सुनाया, इन सब की कॉपीज भी आप सब लोगों को उपलब्ध हम लोग करा देंगे। और अब अगर इस विषय पे आप कुछ और प्रश्न पूछना चाहें तो यहाँ पे मैं तैयार हूँ। What I am trying to say is, there are two things. The website of Income Tax Department doesn't say so. The website of Income Tax Department and the notification also clearly indicates that this agreement came into force in October 1996, and it was notified in November 1996, when Congress was not in power. Rather, Congress was not in power 4-5 months even before the date of notification, or even before the date it came into force. So any new government could have made any changes if they have wanted to. Number one, this is not the main thing I am trying to stress upon. The main thing which I am trying to stress upon is that when Mr. Jaitley as law minister, when the BJP as the government had an opportunity and they had signed agreements with 14 countries, why didn't they think of removing this confidentiality clause? They amended the double TT agreement with 3 countries, one of which was Switzerland. Then in that case, when they were amending the TT with Switzerland, why didn't they think of removing the confidentiality clause then? And now, to the Supreme Court, the affidavit which they have submitted not only indicates that they are not willing to remove this confidentiality clause, rather they are telling that the world rating of India in globally will go down if we try to tinker with this. कल आपने इस मुद्दे पर ट्वीट करके बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और किरण बेदी से कुछ अपेक्षाएं जताई। क्या आप क्या चाहते हैं कि इस इशू पे वो लोग हटाएं? देखिए, इस इशू के विषय में जिन सब सामाजिक नेताओं ने समय समय के ऊपर पिछले 5 वर्षों में आंदोलन किए, सरकार में रह करके हमने अपनी विवशता उन सब लोगों को बताया, लेकिन विपक्षी पार्टी होने के नाते उन्होंने जिम्मेदारी का परिचय नहीं दिया बीजेपी ने, बल्कि उसको और हवा दिया, जबकि और लोग इस बात की मांग करते रहे। तो हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपको गुमराह किया, आपको आज चाहिए कि उन लोगों के खिलाफ आप फिर से आंदोलन आप उठाएं, नहीं तो आपकी क्रेडिबिलिटी जनता की नजर में नीचे हो जाएगी। इनकी अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, किरण बेदी जैसे सरीखे नेताओं को अपनी इनकी विश्वसनीयता बनाई रखने के लिए इनको चाहिए कि ये सरकार से इसका सीधे सीधे जवाब मांगे। इन सब लोगों के सामने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम पावर में आएंगे, हम 100 दिन के अंदर लेकर के आएंगे काला धन। इन्होंने कहा कि हम सब नाम बता देंगे, पैसा भी लेकर के आएंगे। प्रधानमंत्री जो आज के हैं, इन्होंने कहा कि हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए हम जमा करवा देंगे। तो सबको 15 लाख रुपए का इंतजार है कि वो 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में कब आएंगे, सबके सब उस बात का इंतजार कर रहे हैं। तो काला धन भी नहीं आ रहा, 15 लाख रुपए भी नहीं आ रहे, नाम जो बताना था नाम भी नहीं बता रहे। तो फिर इतना बड़ा आंदोलन और जनता के बीच में इतना आडंबर आपने क्यों रखा? हम लोग देखेंगे उस वक्त। हम लोग जो राजनीतिक जिम्मेवारी इसके ऊपर बनती है, दायित्व राजनीतिक बनता है, वो भारतीय जनता पार्टी का है, जिसने इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया। Congress had also shown its limitations when it
was in power. Now BJP is also following what Congress has done. The real issue of bringing the black money back to country is seeming to be lost somewhere. No, it is not so. Please don't make it like this. We never politicized this issue. We never said, we never promised that vote for us, we'll bring back the black money. We always said we are trying within the government norms, within our limitations, within the framework of the constitution, within the framework of international agreements. We are doing our best, and we did our best. The 92 treaties which have been signed, only 14 plus 3, 17 treaties, 3 of which have been amended. So rather 14 treaties only were signed in 6 years term when NDA or the BJP was in power. So rest of the treaties were signed when Congress was in power. So we were always interested in getting back the black money. We were always interested, but BJP always tried to politicize it. BJP always tried to say and give abnormally high figures, and always used to say that each and every person will get 15 lakh rupees, 20 lakh rupees in their accounts. We never tried to politicize this. So the answer lies with the BJP. They have to give the answer. Congress is, the onus is not on the Congress party. Do you have any political action plan in your mind on this issue? We'll see. We'll see. Thank you. The Pakistani representative has approached the UN and has asked Ban Ki-moon. On this, on this issue I'll have some. मैं ये बाकी विषयों के ऊपर अलग से हम बात करेंगे, अभी ये